नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू 13 सितंबर को हो सकता है तारीखों का महाऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सवालों से तिलमिलाए गुंडागर्दी पर उतरे भाजपा विधायक संजय सरावगी और पत्रकार का मोबाइल तक छीन लिया। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बिहार को पिछले 15 सालों में कुछ नहीं मिला और अब विकास का दौर आ गया है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पिछले 15 सालों से बिहार में विकास नहीं हुआ है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, 13 सितंबर को हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, राजनीतिक दलों के त्राहिमाम संदेश और असंतोष के बावजूद निर्वाचन आयोग में बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा के साथ बिहार में लोकसभा की 1 सीट और कई राज्यों की विधानसभा की हाल ही में खाली हुई 64 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 13 सितंबर के आसपास संभावनाएं ज्यादा प्रबल है। हालांकि मौजूदा विधानसभा के चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को हुआ था। वैसे भी बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्य में 243 सीटों के लिए मतदान होना है। 20 दिनों की अवधि में चुनावी प्रक्रिया पूरी। आयोग के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि चुनाव के लिए मतदान संभवतः 3 चरणों में हो। दशहरे के बाद और दिवाली से पहले के 20 दिनों की अवधि में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ये भी मुमकिन है कि बाढ़ की सबसे अधिक आशंका वाले इलाकों में सबसे आखिरी चरण में मतदान हो। पिछले 7 दशकों में हुए निर्वाचन से ये निर्वाचन प्रक्रिया काफी जुदा, नई और अलग होगी, क्योंकि कोविड संकट, 6 महीने के लॉकडाउन, अनलॉक और कोरोना के बढ़ते घटते मरीजों की तादाद के बीच बिहार पहला राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव होंगे। वहीं सुरक्षा के दोहरे इंतजाम के बीच यानी नक्सली, अपराधी और राजनीतिक गुंडागर्दी से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए भी और कोविड वायरस से मतदाताओं की सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक धनतेरस से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया यानी मतदान के सभी चरण और मतगणना पूरी करने की कोशिश रहेगी। अगर उसमें कोई भी अड़चन आती है तो मतगणना का काम छठ पर्व के बाद भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सवालों से तिलमिलाए गुंडागर्दी पर उतरे बीजेपी विधायक संजय सरावगी, पत्रकार का मोबाइल छीना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों और मंत्रियों को जनता का कोप भाजन बनना पड़ रहा है। चुनाव जीतने के बाद लोगों की सुध नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधि जब वोट की आस लिए क्षेत्र पहुंच रहे हैं तो खदेड़ दिए जा रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं। हालांकि बीजेपी विधायक संजय सरावगी का मामला अलग है। विधायक जी सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, इसलिए जब उन्हें ऐसे ही आक्रोश का सामना करना पड़ा तो वे खींच गए और सारा गुस्सा पत्रकार पर उतार दिया। विधायक जी गुंडागर्दी पर उतर आए और पत्रकार का न सिर्फ मोबाइल छीना बल्कि उसके लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। नगर विधायक जी दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 46 में विधायक जी एक सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे। विधायक जी शिलान्यास कर पाते इससे पहले उनके खिलाफ विधायक के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। लोगों के भयंकर गुस्से को देखकर तिलमिलाए विधायक जी पत्रकारों से ही उलझ पड़े। आपको बता दें कि विधायक जी उसी सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे जिसका शिलान्यास पिछले चुनाव में बीजेपी सांसद कर चुके थे। बावजूद इसके इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोगों में इसी को लेकर नाराजगी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन, कांग्रेस का आरोप बिहार को 15 वर्षों में कुछ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में बिहार के लोगों ने परेशानी झेली है। जब दूसरे राज्य अपने लोगों को बुलाने के लिए गाड़ियां भेज रहे थे तब बिहार में उन्हें आने से रोका जा रहा था। प्रमोद तिवारी बुधवार को कांग्रेस के मधुबनी सुपौल जिला के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में बोल रहे थे। आह्वान किया कि बिहार के विकास के लिए इसे भाजपा जेडीयू से बचाइए। आरोप लगाया कि बीते 15 सालों में बिहार और मिथिलांचल को कुछ नहीं मिला। प्रभारी सचिव और महासम्मेलन संयोजक अजय कपूर ने कहा कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। पूर्व मंत्री शकील अहमद ने कहा कि बिहार और देश को भाजपा जेडीयू ने बेपटरी कर दिया है। कहा कि बेरोजगारी आज बीते 45 सालों में सर्वाधिक है। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने उसी भाजपा से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ जनता ने उन्हें जिताया था। NSUI की पूर्व अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि बीते 15 वर्षों में बिहार के हिस्से बदहाली, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पलायन के अलावा कुछ नहीं आया। पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार की जनता पर जबरन चुनाव थोपा जा रहा है। आरोप लगाया कि सरकार फिर पैसे के दम पर वोट खरीदना चाहती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रवीश कुमार ने उठाया सवाल, एक तरफ बीजिंग के बैंक से लिए जा रहे लोन, दूसरी तरफ बैन हो रहे ऐप।
जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ चीन के ऐप बैन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग के बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब चीनी कंपनियों को भगाने का भूत शांत हो चुका है। रवीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रोपेगेंडा चल रहा है। चीनी सोशल मीडिया में भी भारत को लेकर एक तरह का भूत खड़ा किया जा रहा है। भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया, बकौल रवीश, जबकि भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं है। भारत ऐसा क्यों करेगा? शहीद तो भारत के सैनिक ही हुए हैं। उल्टे भारत ने तो संयम का परिचय दिया है। उनके मुताबिक कहीं चीन में भारत के खिलाफ कोई माहौल बनाकर कोई गेम तो नहीं हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रही वहां की जनता को कोई खुराक दी जा रही हो। दूसरी तरफ भारत ने इस मामले में अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सेना का बयान आता है, कारगिल युद्ध के समय सेना के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अपनी पोस्ट में रवीश कुमार लिखते हैं कि भारत का मीडिया चीन को लेकर शांत है, वो ऐसे शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने भारत में प्रवेश नहीं किया। क्या मोदी ने ऐसा बयान देकर कोई गलती कर दी है? दोनों देशों के बीच जंग के हालातों की वास्तविकता पर पर्दा पड़ा है, मगर अच्छा है कि जंग ना हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नगर निगम के 8000 सफाई कर्मचारियों ने किया बेमियादी हड़ताल का ऐलान। जी हां दोस्तों, पटना नगर निगम के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के बीच आपसी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय दैनिक कर्मचारियों ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दैनिक भोगी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अपनी नियुक्ति स्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल करने का ऐलान किया है। पिछली बार भी किया था वादा, लेकिन पूरा नहीं किया। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी समन्वय समिति की तरफ से हड़ताल का ऐलान समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने किया। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में इसी साल फरवरी में नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उसके बाद नगर निगम ने आश्वासन दिया था कि जल्द कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी हो जाएगी। नगर निगम के कर्मचारियों ने अफसरों के बयान पर भरोसा कर हड़ताल खत्म कर दी थी, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भी आलम यह है कि बार बार नई तारीख के आने के बाद इन कर्मचारियों को हटाने का फरमान जारी किया जाता है। चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि कोरोना के विकट परिस्थितियों में भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने वॉरियर की तरह काम किया। उन्होंने इस संक्रमण की चिंता नहीं की, शहर को साफ रखने में जुटे रहे, पर उनके हित की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। नगर निगम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए सिर्फ पैसे की उगाही की जा रही है। ऐसे समय में अगर दैनिक कर्मचारियों को स्थायी करने के फैसले नहीं होते तो यह हड़ताल चलती रहेगी। कल से 8000 की संख्या में काम करने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था ठप्प हो सकती है। शहर की सफाई की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दैनिक भोगी कर्मचारियों के कंधों पर टिकी हुई है। इसी साल फरवरी में हुए व्यापक हड़ताल में पूरा शहर कूड़े में तब्दील हो गया था। देखने वाली बात है कि नगर निगम हड़ताल को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना को समय क्यों नहीं दिया? पूछने वाले चैनलों ने कभी नहीं पूछा कि लॉकडाउन से पहले करोड़ों लोगों को मोदी जी ने समय क्यों नहीं दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कंगना रनौत के मुद्दे पर मीडिया और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई को लेकर मीडिया चैनलों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है। खेड़ा ने ट्विटर के जरिए मीडिया चैनल्स और मोदी सरकार दोनों पर निशाना साधा है। खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अभी कुछ चैनल पूछ रहे थे कि बीएमसी ने कंगना रनौत को अपने ऑफिस के अनियमित निर्माण को हटाने का समय क्यों नहीं दिया। यह वही चैनल है जिन्होंने प्रधानमंत्री से यह एक बार भी नहीं पूछा कि करोड़ों भारतवासियों को लॉकडाउन करने से पहले समय क्यों नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत मामले में अधीर रंजन बोले, बीजेपी ने केवल चुनावी माइलेज के लिए देश के एक्टर को बिहारी स्टार बनाया। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मशहूर स्टार सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहारी अभिनेता के रूप में बदल दिया। बीजेपी ने यह महज चुनावी माइलेज हासिल करने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह के न्याय की व्याख्या बिहारी के लिए न्याय के रूप में नहीं की जानी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पिता भी अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने के हकदार हैं। सभी के लिए न्याय हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। रिया के पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की। रिया एक बंगाली ब्राह्मण है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में रिमांड में लेने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग ली, जो मंजूर हो गई थी। एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए दोपहर 3:30 बजे रिया की सनसनीखेज गिरफ्तारी की। इसके पहले एनसीबी ने 3 दिन तक पूछताछ की थी। रिया चक्रवर्ती को बुधवार सुबह मुंबई के भायखला जेल भेज दिया गया है। मुंबई के एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मंगलवार देर रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद रिया को रात में एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे भाजपा विधायक के खिलाफ लगे गो बैक के नारे, एमएलए ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, शहर से बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी दरभंगा के कबीलपुर पहुंचे तो थे सड़क के शिलान्यास करने, लेकिन वहां विधायक जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का उठा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायक गो बैक के नारे भी लगाए। देखते ही देखते मामला गर्माता चला गया। विधायक जी ने विरोध प्रदर्शन करने वालों समझाने का लगातार प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहा। बात से बात नहीं बनी तो विधायक जी के समर्थक और विरोध प्रदर्शनकारी आपस में दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। रुक रुक कर कई बार हाथापाई भी हुई, लेकिन गनीमत है कि कोई मारपीट जैसे हालात नहीं बने। विरोध प्रदर्शन करने वाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य अभिषेक कुमार झा का कहना था कि उनके इस इलाके में इससे पहले भी नाले निर्माण का शिलान्यास किया गया, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। जब चुनाव का समय आया तो फिर सड़क निर्माण का शिलान्यास करने विधायक जी पहुंच गए। ऐसे में सवाल बनता है कि चुनाव के समय सिर्फ शिलान्यास होगा या शिलान्यास के बाद काम भी होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीएसटी मुआवजा बकाये को लेकर केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों में ठनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के तहत कंपनसेशन सेस का भुगतान न किए जाने के मुद्दे पर एक तरह का संवैधानिक संकट मंडराता प्रतीत हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन में कमी से निपटने के लिए हुई जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक में केंद्र की ओर से पेश 2 प्रस्तावों को लगभग सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नामंजूर कर दिया। विपक्षी पार्टियों की ओर से शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं ओडिशा जैसे कुछ अन्य राज्यों ने कहा कि वे विकल्पों को तौल रहे हैं। केंद्र का दावा है कि उधार लेने के लिए राज्य बेहतर स्थिति में है। राज्यों का इस पर जवाब है कि केंद्र कर्तव्यबद्ध है और उसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर है, जो उधार लेने के लिए अहम है। साथ ही उसके पास लेंडर्स के व्यापक विकल्प हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में वित्त मंत्री और परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण की अगुवाई में केंद्र सरकार ने माना था कि राजस्व में भारी कमी आई है। साथ ही राज्यों को लंबित बिना भुगतान वाले मुआवजे की भरपाई के लिए उधारी का सुझाव दिया था। केंद्र ने बकाया पूरे जीएसटी मुआवजे का सम्मान करने का वादा करते हुए राजस्व की कमी को 2 श्रेणियों में बांट दिया। एक जीएसटी राजस्व में कमी की वजह से और दूसरा कोविड-19 महामारी की वजह से। केंद्र ने राज्यों को उधारी के लिए 2 फॉर्मूले प्रस्तावित किए और वापस जवाब देने के लिए 7 दिन की विंडो दी। ये 7 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। आम सहमति बनने की जगह केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाई तेज होने की संभावना बन रही है। केंद्र मजबूती से इस मत पर कायम है कि राज्यों को सुविधागत प्रक्रिया के जरिए उधार लेना चाहिए। दूसरी ओर बड़ी संख्या में राज्य अड़े हैं कि केंद्र को उधार लेना चाहिए और उन्हें जीएसटी एक्ट में उल्लेखित वादे के मुताबिक बकाया का भुगतान करना चाहिए। ऐसे में सीधे टकराव और राजनीतिक निहितार्थ की वजह से 19 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक हंगामेदार रहने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में धार्मिक स्थल बंद हैं या पहुंच के लिए प्रतिबंधित हैं। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहमदाबाद स्थित गीतार्थ गंगा ट्रस्ट की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर देश में पूजा स्थल खोलने की मांग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पीठ में जस्टिस A.S. बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम भी शामिल थे। ट्रस्ट ने वकील सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की। ये ट्रस्ट एक धार्मिक अनुसंधान संस्थान भी है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह याचिका अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और B, 25, 26 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ दायर की गई है। विशेष रूप से भारत के निवासी पूरे भारत में पूजा स्थलों, धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें वर्तमान में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी की बिहार की जनता से अपील, आज रात 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद कर दिया जलाएं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपील की है कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ राज्यवासी बुधवार यानी 9 सितंबर को 9 बजे रात में 9 मिनट तक के लिए घर का लाइट ऑफ कर एक दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाएं। नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार की रात 9 बजे फेसबुक लाइव में यह संदेश दिया। कहा कि यह राजद का आंदोलन नहीं है। बेरोजगार युवक और कुछ स्वयं
स्वयंसेवी संस्थाओं ने यह आंदोलन शुरू किया है। राजद उसका भरपूर समर्थन करता है। साथ ही बेरोजगारों के हाथ में हाथ मिलाकर 9 मिनट के लिए तय समय पर मोमबत्ती या लालटेन जलाने की अपील करता है। वह खुद अपनी मां राबड़ी देवी के साथ तय समय पर अपनी छत पर लालटेन लेकर खड़ा रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर राजद को मौका मिला तो किसी भी जाति धर्म का कोई काबिल युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम रोड मैप बना रही है। जल्द ही हम रोड मैप के साथ युवकों के सामने आएंगे। ऐसे भी पार्टी ने बेरोजगार युवकों के निबंधन के लिए वेबसाइट और टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना की स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, कहा मरीजों की स्थिति भयावह, इलाज भी ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार चौथी बार स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौरोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर दायर आधे दर्जन मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर खेद जताया और कहा कि कोरोना मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है, इससे निजी तौर पर वे वाकिफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के एक स्टाफ को कोरोना हुआ और उसके इलाज में लापरवाही से यह बात समझ में आ गई कि बिहार में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है। अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सरकार RT-PCR जांच के बारे में बताना नहीं चाहती है। उनका कहना था कि सरकार प्रतिदिन 11,500 जांच का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। प्रतिदिन 4,000 से भी कम जांच हो रही है। उनका कहना था कि सरकार के पास RT-PCR जांच के लिए 9 लैब है और यह जांच कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित है। कोरोना वार्ड में CCTV कैमरा तक नहीं लग सका है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा के साथ पूछे गए 9 बिंदुओं पर जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में भीम आर्मी की एंट्री, चंद्रशेखर ने कहा बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी करेंगे गठबंधन। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, राज्य में राजनीति गर्म होती जा रही है। इसी बीच भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बिहार चुनाव में एंट्री की है। चंद्रशेखर ने मंगलवार को मोतिहारी के मधुबन में एक विशाल सभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर ने इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर करारा प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा व नीतीश को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आजाद महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्य में दलित वोट बैंक को लेकर सियासत और गर्म हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। निजीकरण के खिलाफ BPCL कर्मचारियों की हड़ताल, कंपनी के प्राइवेट होने पर सेवानिवृत्ति लाभ न मिलने का डर। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का कर्मचारियों की ओर से विरोध होना शुरू हो गया है। कंपनी की 15 यूनियनों से जुड़े करीब 4,800 कर्मचारियों ने 48 घंटे की हड़ताल का आयोजन किया है। कंपनी के ये कर्मचारी मुंबई और कोच्चि स्थित रिफाइनरियों से जुड़े हैं, जो सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल के चलते कंपनी के LPG प्लांट और मार्केटिंग डिपो भी बंद करने पड़े थे। कर्मचारियों की आरोप है कि सरकार ने जून 2020 के बाद कंपनी मैनेजमेंट को 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट सेवा की समीक्षा करने का अधिकार दिया है। इसकी मदद से जो भी प्राइवेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने अधिकार में लेगा, वह श्रमिकों की सेवा की शर्तों पर संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी डर है कि अगर कंपनी प्राइवेट हाथों में जाती है तो उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेचुइटी भी नहीं मिलेगी। विनिवेश विभाग द्वारा जारी निजीकरण नियमों के अनुसार BPCL में लगभग 53% हिस्सेदारी रखने वाली सरकार विनिवेश के बाद में कर्मचारियों के संरक्षण और व्यावसायिक निरंतरता पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। तेल शोधन और मार्केटिंग कंपनी के वर्तमान बाजार पूंजीकरण में सरकारी हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। कोरोना महामारी के कारण BPCL के विनिवेश की प्रक्रिया में कई बार देरी हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के 2.1 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर सरकार 2020-21 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की 2 दर्जन कंपनियों में अपना हिस्सा बेचना चाहती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2019 में BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया, ऑन लैंड कार्गो मावर कॉनकोर में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दी थी। निजीकरण के अलावा सरकार ने कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को 51% से भी कम करने का फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ खोला मोर्चा, मुहिम में प्रियंका वाड्रा का भी मिला साथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संकट और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घेरते रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू की है। सरकार की नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुधवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और बदलाव का आह्वान करेंगे। इस मुहिम
में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा का भी साथ मिला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बंद कर क्रांति का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि युवाओं और उनके परिवार की बेरोजगारी बेकारी के इस अंधेरे में हम आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं। बेरोजगारी के खिलाफ विपक्ष की इस मुहिम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा का भी साथ मिला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस देश का युवा अपनी आवाज सुनाना चाहता है। अपनी रुकी हुई भर्तियों, परीक्षाओं की तिथियों, अपॉइंटमेंट एवं नई नौकरियों को लेकर युवा अपनी आवाज उठा रहा है। आज हम सबको युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर निकाली कलश यात्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, सांवेर विधानसभा क्षेत्र में निकल रही कलश यात्रा के मामले में मंगलवार रात पुलिस ने भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर व पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवान परमार, सुभाष चौधरी, पूर्व सरपंच विनोद चांदानी, अंतर दयाल कतौला, सतीश मालवीय के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।